सो ओके, वी आर लाइव नाउ। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स जो है वो ख़त्म कर लिए हैं और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फुटबॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फुटबॉल के बारे में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो सारी चीज़ें हम जान लेंगे। पहले ये जान लो कि इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है, जिन बच्चों के पास में ई बुक है आप उन बच्चों से एक रिव्यू ले सकते हैं कि ई बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हैं, और जिनके पास ई बुक है उनको तो क्वेश्चंस करने ही करने हैं। गेम्स के सारे क्वेश्चन की ई बुक में पहले दे चुका हूँ, वीडियो देख लो उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फुटबॉल के बारे में जो सबसे पहली बात है वो तो हमें ये पता होनी चाहिए ना कि फुटबॉल है तो खेली किस कैसे जाएगी, पैर से खेली जाएगी ना। फुटबॉल है तो पैर से खेली जाएगी, हाथ से टच नहीं की जा सकती, हाथ से टच करने पर पेनाल्टी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, हाथ से टच कर सकता है कौन टच कर सकता है? गोलकीपर, जो फुटबॉल की गोल को रोकता है। गोलकीपर हाथ से टच कर सकता है, लेकिन गोलकीपर भी सिर्फ 8 सेकंड के लिए टच कर सकता है। ये नया रूल है कि गोलकीपर भी सिर्फ 8 सेकंड के लिए टच कर सकता है मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ के खड़ा हो गया, वो पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता, उसको गोल रोकना है। मेन जो उसका मोटिव है वो गोल रोकना है। अगर वो दोनों हाथों से गोल को रोकता है तो उसके पास भी 8 सेकंड तक ही फुटबॉल को हाथ से टच करने की परमिशन है। ठीक, ये हो गई बेसिक चीजें। अब बात करते हैं कि फुटबॉल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था। फुटबॉल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? यूएसए से हुआ था 12वीं शताब्दी में। जो मतलब इसकी जुड़ाव माना जाता है, तो ये किसी भी गेम का ओरिजिन नहीं होता है। अभी ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का जो पहली बार किसी ने खेला होगा उसने स्टंप लगाए होंगे, उसने एक बैट लिया होगा, बॉल मेजर की होगी और सारे जो गियर्स होते हैं वो पहन के खेला होगा। नहीं, बच्चे का मन आया कि हाँ ठीक है बॉल है, इसको बॉल को ऐसे फेंक के मारे और सामने वाला बैट से मारे तो ये क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये बिल्कुल ओरिजिन हमको मतलब नहीं होता है। हमें किसी भी गेम से मतलब वहां पर से होता है जब किसी गेम के जो रूल्स बनते हैं, जब गेम को कोडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल को जो कोडिफाई किया गया है वो हमारा इंग्लैंड में किया गया 1863 में। और ये कोडिफाई किया किसने था? तो ये कोडिफाई किया था फुटबॉल एसोसिएशन, एएफसी एफएसी सॉरी एफएसी, फुटबॉल एसोसिएशन एफएसी ने कोडिफाई किया था इसको। कब किया था? 1863 में किया था। फिर 1904 में फीफा, फीफा हमारा कब बना है? तो ये हमारा 1904 में बना है। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी फुटबॉल के लिए अगर कोई संस्था है या संगठन है तो वो हमारा फीफा है। ठीक, ये इतनी बात हमारी समझ में आ गई। 1863 एफएसी ने नियम बनाए और 1904 फीफा। ठीक, अब इसमें एक चीज आती है कि फुटबॉल को ही हम सॉकर भी कहते हैं। फुटबॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉकर कहते हैं। गेम है जिसका नाम है सॉकर, तो किसका नाम है? फुटबॉल का ही नाम है। ठीक, जैसे क्रिकेट को हम लोग बैट बॉल भी बोलते हैं, बैट बल्ला या बैट बॉल खेलने जा रहा है। ठीक है, तो फुटबॉल को सॉकर कहते हैं। और दूसरी चीज, वर्ल्ड का मोस्ट फेमस गेम है फुटबॉल। वर्ल्ड का मोस्ट फेमस गेम क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है। ठीक, ये अगर क्वेश्चन आता है ना कि विच वन इज द मोस्ट फेमस गेम अराउंड द वर्ल्ड, उसमें अगर फुटबॉल आता है तो हम फुटबॉल को ऑप्शन में टिक करेंगे, ना कि क्रिकेट को। तो क्रिकेट फेमस है लेकिन उतना फेमस नहीं है जितना फुटबॉल है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें देखो दो टीमें होती हैं, एक जो डिफेंड कर रही होती है, एक जो चेस कर रही होती है, मतलब जो एक बॉल को लेकर के जा रही है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो हमारी अपोनेंट टीम है उसका जो गोल पोस्ट होता है उसमें गोल करना। गोल कैसे होता है? मतलब हमारी जो फुटबॉल है वो उसके गोल पोस्ट के अंदर जानी चाहिए, बस ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर क्या है? हाथों का उपयोग वर्जित है, हाथों का यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज अवर हैंड बिकॉज दिस इज फुटबॉल। अगर हाथों का यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज योर हैंड देन गो एंड प्ले हैंडबॉल, है ना। एक सेपरेट गेम है हैंडबॉल नाम से, उसमें हाथों का यूज किया जाता है, उसमें पैरों का यूज नहीं किया जाता है। फुटबॉल में हाथों का यूज नहीं किया जा सकता है। आप सर से मार सकते हैं लेकिन हाथों से उसको बॉल को पकड़ नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फुटबॉल अरीना की। फुटबॉल अरीना, जो फुटबॉल का फील्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? अरीना। अरीना या फिर इसको कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अरीना या कोर्ट बोलते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है वो मीटर्स में याद रखिए, 90 टू 120। ये वेरियस मतलब अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे अलग होता है, नेशनल लेवल पे अलग होता है, लोकल लेवल पे अलग होता है, तो उस हिसाब से है। वरना आप 110 याद कर लीजिए, 110 इंटू 75, 110 इंटू 75 याद कर लीजिए। 110 इसकी चौड़ाई और 75 इसकी, सॉरी 110 इसकी लंबाई लेंथ और 75 इसकी ब्रेथ। ठीक, टीम क्या होती है? टीम हमारी 11 प्लेयर्स होते हैं। दो मतलब दो टीमें होती है ना, हम एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। 7 सब्सटीट्यूट होते हैं। कहीं पे ये आपको 7 की जगह 6 लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपको 5 लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपको 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इस चीज को समझो, इस चीज को मैं बहुत
क्लियर कर दूंगा, कोई भी टीचर क्लियर नहीं कर पाता इस चीज़ को। देखो ऐसा होता है, हमारे पास में सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखने की जो परमिशन है वो 6 है, ठीक है, 7 नहीं है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखने की परमिशन कितनी है हमारे पास में? 6 प्लेयर रखने की परमिशन है, कि हम अपने साथ में 11 प्लेयर जो हमारे वहाँ पे खेल रहे होंगे, और 11 प्लेयर्स में क्या होता है कि 10 हमारे एक्टिव प्लेयर होते हैं और एक हमारा विकेट गोलकीपर होता है, ठीक। तो 10 और 1 11 खिलाड़ी हमारे फील्ड पे होते हैं। ये बात समझ, बहुत कायदे से समझना। हमारे पास टोटल 11 खिलाड़ी हैं जो कि फील्ड पे होंगे, जिसमें से 10 हमारे खेल रहे होंगे और जो एक खिलाड़ी होगा वो हमारा गोलकीपिंग का काम करता है। तो हो गए 11 खिलाड़ी। फिर क्या हुआ कि जहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है वहाँ पे हमारे 6 खिलाड़ी बैठे हुए हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे फील्ड पे खेलते हुए 11 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी इंजर होता है या हमें किसी खिलाड़ी को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो हम उन 6 में से 5 खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं। मतलब मेरे पास सब्स्टिट्यूट रखने की पावर है 6, चेंज करने की पावर है 5। मैं 5 खिलाड़ी रिप्लेस कर सकता हूँ जो प्लेयर मेरे फील्ड पे खेल रहे हैं उनके साथ में। लेकिन ये 5 खिलाड़ी मुझे 3 बार में चेंज करने होते हैं। जो विंडो होती है सब्स्टिट्यूट के लिए वो 3 बार की होती है, कि मतलब पहली विंडो में ही, मतलब मैंने पहली बार में 5 खिलाड़ी चेंज कर दिए, सही है। मैंने 2 बार में 5 खिलाड़ी चेंज किए, वो भी सही है। मैंने 3 बार में 5 खिलाड़ी चेंज किए, मैंने पहली बार में 2 किए, दोबारा में 2 किए और तीसरी बार में 1 कर दिया, तो मैंने 5 खिलाड़ी चेंज कर दिए। मुझे सब्स्टिट्यूशन के लिए जो विंडोज मिलती हैं वो 3 मिलती हैं। मैं प्लेयर चेंज कर सकता हूँ 5 और रख सकता हूँ 6। ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, ये जो है लोकल लेवल पे नहीं हो रही कि अब कोई कहे कि सर हमारी गली में तो फुटबॉल होती है, उसमें तो 4-4 लड़के दोनों तरफ खेल लेते हैं। तो गली में मैच भी तो 2 लोग खेल लेते हैं, क्रिकेट भी 2 लोग खेल लेते हैं ना गली में। तो गली क्रिकेट या लोकल लेवल की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर ये इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की बात हो रही है वहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टीचर क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि मुझसे लगभग 3 से 4 बच्चों ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये बता दीजिए। तो मैंने हालांकि उनको वहीं पे बताया, मैंने कहा कि आप रख 6 सकते हो, चेंज 5 कर सकते हो, लेकिन 3 बार में करने होते हैं। अगर करना है तो, कि कोई प्लेयर मेरा इंजर हो गया तो उसकी जगह पे मुझे सब्स्टिट्यूट देना है, तो हमने एक प्लेयर से कहा भैया वापस आ जाओ, मैंने दूसरे को कर दिया। जैसे क्रिकेट में प्लेयर होते हैं 11, बैटिंग जो टीम कर रही होती है उसके प्लेयर होते हैं 11, लेकिन 10 प्लेयर आउट होने के बाद में मैच खत्म हो जाता है। विकेट तो 10 ही गिरते हैं ना, कि हाँ 10वां प्लेयर आउट होने के बाद में, क्योंकि 11वें के लिए सामने स्ट्राइक पे कोई होता नहीं है, तो बस खत्म। तो कुछ रूल्स होते हैं, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। फिर सब्स्टिट्यूट नियम क्या होता है, मैच में अधिकतम 3 अनुमत, अनुमत में ही मतलब 3 विंडोज मिलना। अवधि क्या होती है, 90 मिनट का गेम होता है टोटल। टोटल जो गेम होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक टाइम होता है, ठीक। 15 मिनट का क्या होता है हमारे पास में, ब्रेक टाइम होता है। जो ड्यूरेशन है ये गेम मतलब जो एक्चुअल गेम प्ले हो रहा है उसकी ड्यूरेशन है, कि 45 मिनट मुझे फर्स्ट इनिंग खेलनी है, 45 मिनट मुझे सेकंड इनिंग खेलनी है। उसके बीच में जो 15 मिनट का गैप है ना, वो तो ब्रेक है, वो काउंट नहीं हुआ है इस पे। ऐसे ही इससे पहले मैंने जो हॉकी बताया था, कबड्डी बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो ब्रेक टाइम होता है वो मेरा एक्टिव गेम प्ले में नहीं काउंट होता है। ड्यूरेशन हमको 90 मिनट ही बताना है, लेकिन मुझे ये बताना है अगर डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो 90 मिनट होता है, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में 15 मिनट मुझको किस चीज के लिए मिलता है, वो ब्रेक टाइम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल स्किल्स की बात करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि ड्रिबलिंग क्या होता है, टैकलिंग क्या होता है, किकिंग क्या है, ट्रैपिंग क्या है, पासिंग क्या है, कितने तरीके की होती है पासिंग, शॉर्ट पास होता है, लॉन्ग पास होता है, ग्राउंड पास होता है, एयर पास होता है, ठीक है, रिसीविंग किसको कहते हैं, ठीक। तो ड्रिबलिंग, ये सारी इतनी चीजें, 6 चीजें हमको देखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किकिंग। किक क्या है, जो फुटबॉल के लिए जो किकिंग है वो सबसे बेसिक स्किल है, सबसे बेसिक स्किल है कि आपको किक करना आना चाहिए। तो किक करने के जो रूल्स हैं या किस तरीके से करना चाहिए, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये थर्ड फोर्थ की एनसीईआरटी की जो बुक है गेम वाली, उसमें इस तरीके से ही दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, कीप आइज फोकस्ड, ठीक है, प्लेस नॉन किकिंग फुट बिसाइड द बॉल। जिससे आपको किक नहीं करना है वो पैर आप अपनी बॉल के पड़ोस में रखिए, और फिर जिससे किक करना है उसको ऐसे पीछे उठाइए और इस पे मारिए। ये 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, इस वाले पैर को आप बॉल के पास में लाइए, जिससे किक नहीं करना है वो वाला बॉल के पास लाइए। फिर जिससे किक करना है उस वाले पैर को आप पीछे ले जाइए, ये देखो, पैर को घुमाएं, टखने को लॉक करें, आप एंकल को लॉक करें, और ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में फिर से आप ताड़ से बॉल पे मारेंगे, किक करने वाला पैर वंचित दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक। ये होता है किकिंग का प्रोसेस, कि 3 स्टेप प्रोसेस है किक करने का। सबसे पहला, जिससे आपको किक नहीं करना है उस वाले पैर को फुटबॉल के पड़ोस में रखिए, जिससे किक करना है उस वाले पैर को पीछे ले जाओ, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप, जिससे किक करना है ना उसको पीछे ले गए थे, उसको ताड़ से जो है बॉल पे मार देना है, ठीक है। किक कितनी तरीके की होती है, पुश पास होती है, ठीक है, इन स्टेप होती है, आउट स्टेप होती है, लोफ्टेड होती है।
ये किक के टाइप्स याद रख लेना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में बनाऊंगा ना तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, फिर क्या ही कहोगे तुम लोग कि हाँ सिलेबस को कंपाइल करके दीजिए, तो फिर कंपाइल नहीं रह जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीविंग क्या होता है? रिसीविंग का मतलब देखो, रिसीव का मतलब ही होता है ना कि किसी चीज़ को मतलब रिसीव करना, है ना, कि रिसीव करने का मतलब, रिसीविंग का मतलब ही हो गया ना कि किसी ने आपको बॉल दी और आपको उसको पकड़ना है, तो रिसीव कैसे करोगे? जब कोई बॉल आ रही है आपकी तरफ, बॉल आई, तो एक पैर रखा हुआ है, दूसरे पैर को आप उठाएंगे और इस बॉल के ऊपर रख देंगे। तो जब आप इस बॉल के ऊपर ये रखते हैं, ये रिसीविंग होती है, कि बॉल को कैच करना। अब हाथ से तो कैच कर नहीं सकते, तो हाथ से अगर पकड़ते तो हम उसको कैच बोल देते हैं, लेकिन हम पैर से उसको अपने पास प्राप्त कर रहे हैं ना। रिसीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, इनटेक। तो रिसीव किया मतलब हमने बॉल को पैर से पकड़ा। ठीक, इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा, ये पढ़ लेना अपने आप। ठीक, पासिंग क्या होता है? अच्छा, रिसीव अगर आपने किया है तो आपको पास भी करना होगा। पास का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे प्लेयर को देना, लेकिन वो दूसरा प्लेयर कौन? आपकी टीम का, अपनी ही टीम के किसी प्लेयर को देना पासिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपोनेंट को दे देंगे। अपोनेंट को अगर आप बॉल दे रहे हैं तो वो पासिंग नहीं है, वो अपोनेंट आपसे छीनेगा, तो उसको टैकल बोलते हैं, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो पास करने का मतलब क्या? रिसीव करना समझ में आया ना। रिसीव भी करोगे तो अपने पास वाला ही कोई तो आपको रिसीव मतलब रिसीव करेंगे। पासिंग क्या होती है? अपनी टीम के किसी को देना, ये होता है पासिंग। रिसीविंग एंड पासिंग। अच्छा, पासिंग जो है ये भी चार तरीके की होती है। पहली होती है शॉर्ट पास, मतलब छोटी दूरी पे आपके जो सबसे नजदीक खिलाड़ी आपने उसको दे दिया, इसको शॉर्ट पास बोलते हैं। दूर किसी कोई प्लेयर है उसको आपने दिया है तो उसको हम लोग लॉन्ग पास बोलते हैं, किक करके, क्योंकि हाथ से उठा के तो दोगे नहीं, किक करके। ग्राउंड पास क्या होता है? जब गेंद जमीन पे लुढ़कते हुए जाती है, तो लुढ़कते हुए हमारी शॉर्ट पास में भी जा सकती है, लॉन्ग पास में भी जा सकती है। और एयर पास क्या होता है? जब गेंद हमारी, हमने तेजी से किक की और गेंद हमारी हवा में उड़ते हुए दूसरे प्लेयर के पास पहुंची। हमारी टीम का कोई प्लेयर जो गोल गोल पोस्ट के पास में खड़ा हुआ है, हमें उसके पास में बॉल फेंकनी है, तो हमने कस के किक मारी और वो पूरी बॉल उड़ती हुई उस प्लेयर के पास पहुंची और उसने क्या किया? रिसीव किया उस बॉल को। तो वो पास क्या होगा? वो एयर पास होता है। ठीक, उम्मीद है समझ आएगा, इसको पढ़ लेना। नॉन किकिंग पैर को स्थापित करें, पैर के अंदरूनी हिस्से गेंद के प्रहार करो, लक्ष्य को फॉलो थ्रू करें, बस। ये किकिंग और पासिंग, रिसीविंग और पासिंग इंपॉर्टेंट किस लिए होती है? ये हमारा जो फ्लो होता है, फ्लो बना के रखती है, अंडरस्टैंडिंग बना के रखती है कि हाँ एक प्लेयर ने आंख से इशारा किया या उसके शरीर के हाव भाव से इशारा किया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ वो प्लेयर अकेले खड़ा हुआ है, मैंने उसको इशारा किया कि आई एम पासिंग द बॉल टू यू, इस तरीके से। तो टीम का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बनाए रखती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैपिंग। ट्रैपिंग क्या होता है? ट्रैपिंग भी होता है बॉल को पकड़ना, ठीक है। और ट्रैपिंग जो है वो रिसीविंग के जैसा ही है, लेकिन ट्रैप आप कब करते हैं? जब किसी दूसरी टीम का प्लेयर अपनी टीम के किसी प्लेयर को दे रहा हो। जैसे एक टीम ए है, एक टीम बी है। टीम ए वाला प्लेयर टीम बी को पास कर रहा था बॉल, बीच में आपने उसको पकड़ लिया, तो आपने उस बॉल को क्या किया? ट्रैप किया। आपने रिसीव नहीं किया, आपने उसको ट्रैप किया, क्योंकि रिसीव तो उसी सेम टीम का प्लेयर करता ना। कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो मैं पास कर रहा हूं, सामने वाला उसको रिसीव कर रहा है, लेकिन मैंने पास किया और सामने वाले के रिसीव करने से पहले ही आप आकर के उस बॉल को पकड़ लेते हैं, तो आपने क्या किया? ट्रैप किया। तो ट्रैपिंग क्या होती है? हमेशा अपोजिट टीम वाला करता है। ठीक, कि जाती हुई गेंद को दबा लेना। ठीक है, पैर के निचले हिस्से से दबाना है। इसमें क्या क्या यूज होता है? पैर का घुटना, थाई, की बॉल जा रही थी स्पीड से, आपने बीच में दौड़ते हुए गए और बॉल को ट्रैप कर लिया, क्योंकि ट्रैप का मतलब ही होता है ना ट्रैप करना, किसी को एकदम से कब्जा कर लेना, पकड़ लेना। ठीक है, लुढ़कती हुई उछलती हुई गेंद के ऊपर पैर रखकर या पीछे खींचकर उसे रोकना। इसके लिए गेंद की गति को पढ़ने और अच्छे संतुलन, बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है। ट्रैप करना है तो आपको बैलेंसिंग और स्पीड, तो सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिबलिंग क्या होता है? ड्रिबलिंग और टैकलिंग ये दो चीजें होती हैं। ड्रिबलिंग ये होता है अपनी बॉल को लुढ़काते हुए गोल की तरफ लेकर के जाना। ठीक है, अपने बॉल को गोल तक लेकर के जाना। जैसे किसी एक प्लेयर के पास में बॉल है और वो बॉल को ऐसे 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 नचाते नचाते लेकर के जा रहा है, इसको ड्रिबलिंग कहते हैं। बिना किसी दूसरे प्लेयर को वो बॉल छीने, जैसे आप अगर लेके हुए जा रहे हैं, आपने किक मार दिया, आपको लग रहा है कि आपकी टीम का कोई भी प्लेयर आसपास नहीं है, अगर मैंने किक किया, पास किया तो बॉल ट्रैप हो जाएगी, तो आप अपने ही दोनों पैरों से उसको टुक 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 करते हुए गोल की तरफ ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। ठीक, ये क्या होता है? ये ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव क्यों होता है? क्योंकि ये एक टीम का प्लेयर दूसरे टीम में गोल करने के लिए लेकर के जा रहा है ना, तो ये ऑफेंसिव हो गया। टैकल करना, टैकल डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव मतलब कोई, किसी ने बॉल मारी गोल की तरफ, अब उस बॉल को अगर आपने रोका है तो वो क्या होगा? वो टैकल होगा। समझना बात को कि टैकल और ट्रैप में डिफरेंस है। कि मैं किसी को कुछ पास कर रहा था, आपने बीच में उस बॉल को पकड़ लिया, तो ये हो गई ट्रैपिंग।
मैं गोल मार रहा था और आपने बॉल को रोक लिया, वो हो गई टैकल। समझ मतलब ये टर्म्स को समझिए, क्योंकि जिस समय इनका टर्म से क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट इज टैकलिंग इन द गेम ऑफ फुटबॉल, तो टैकलिंग समझ में नहीं आती, बच्चा कंफ्यूज रहता है, जिंदगी बीत जाती है, उसको टैकलिंग और ट्रैपिंग समझ में नहीं आती, उसको पासिंग और रिसीविंग, रिसीविंग तो तब भी समझ में आती है कि पासिंग और ड्रिबलिंग समझ नहीं आती कि अरे हमने बॉल को मारा तो ये हमने पास ही तो किया, नहीं आपने पास नहीं किया, आप ड्रिबल कर रहे थे, आप ड्रिबलिंग कर रहे थे, आप बॉल को लेकर के जा रहे थे गोल पोस्ट की तरफ, तो ये ड्रिबलिंग हो गई, आपने किसी दूसरे प्लेयर को दी, ये आपने पास किया। अगर तुमने अपने प्लेयर ने तुमको बॉल दी है और तुमने पकड़ ली है तो ये आपने रिसीव किया, लेकिन कोई किसी दूसरे प्लेयर को दे रहा था, दूसरी टीम के प्लेयर को दे रहा था और आपने पकड़ ली, तो आपने ट्रैप किया उस बॉल को। ठीक है, कोई गोल मार रहा था और आपने बॉल को रोक लिया, ये टैकलिंग हो गई। समझ में आ गई बात? तो टैकलिंग जो होती है ये डिफेंसिव होती है, ड्रिबलिंग जो होती है ऑफेंसिव होती है। ड्रिबलिंग में हमको फोकस करना पड़ता है अपने फुटवर्क पे, क्यों? क्योंकि हमें बॉल को टुक 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 करते हुए लेकर के जाना है। जागरूकता, आपको एकदम देखना भी है दोनों तरफ कि कहीं से कौन सा प्लेयर आ तो नहीं रहा है। आपने देखा होगा ना कि आप देखिए कभी मेसी को खेलते हुए या सुनील छेत्री जी को खेलते हुए, तो किस तरीके से वो पैर से बॉल को एकदम लेकर के जा रहे होते हैं, दोनों तरफ देख भी रहे होते हैं, हाथ भी फैला देते हैं कि हाँ कोई प्लेयर पास में ना आ जाए, है ना? तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं, शिफ्ट पोजीशन, जगल। ठीक है, फेक ड्रिबलिंग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ऐसे पैर से 2 बार मारा तो सारे प्लेयर्स को लगा कि अब आप बॉल को आगे लेकर के जाएंगे, या आपने पैर मतलब प्लेयर इस तरीके से पैर घुमाता है, लगता है कि ये उस वाले प्लेयर को पास कर रहा है, तो सारे प्लेयर उस तरफ फोकस करते हैं, आपने किसी दूसरे प्लेयर को पास कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फोकस, अच्छा टैकलिंग में क्या होता है, सीधे हमलों को चुनौती देना, डायरेक्ट किसी ने बॉल मार दी गोल पे, अब आपको वहां पर रोकना है। ठीक, ये फ्रंट बैक होता है, साइड वेज होता है, बैक ब्लॉक होता है, इंटरसेप्शन होता है। एक्यूरेसी से बेहतर टीम प्ले होता है और गोल करने के अवसर बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, तो देखो ये तो मैंने बता दिया कि 2 तरीके के प्लेयर होते हैं, एक वो होते हैं जो गोलकीपर होते हैं, जो गोल को रोकने की कोशिश करते हैं, बाकी 10 प्लेयर जो है वो बॉल को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये गोलकीपर होते हैं, बाकी डिफेंडर होते हैं। डिफेंडर ये जो लगे हुए हैं जिनके पास में बॉल नहीं है, क्योंकि एक के पास में, एक टीम के ही किसी प्लेयर के पास बॉल होगी ना, दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों टीम के किसी एक एक प्लेयर के पास बॉल है। तो जिसके पास में बॉल है, ठीक है, वो हमारे अटैकर हैं ऐसे समझिए, और जिसके पास बॉल नहीं है वो पूरी टीम डिफेंडर है। 11 बच्चे डिफेंडर हैं, उसमें से एक गोल पे लगा हुआ है, 10 जो है बाकी जगह पे लगे हुए हैं उस बॉल को रोकने के लिए। फुटबॉल मूलतः पासिंग पर आधारित गेम है, फुटबॉल इज द गेम, टीम गेम बेस्ड ऑन पासिंग। ठीक, शॉट लेने के लिए, हाँ अब यहाँ पे देखो, अब ये बात आ गई आपकी शारीरिक, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, फिटनेस को, शारीरिक फिटनेस की। ठीक है, मतलब फिजिकल फिटनेस की बात आ गई। तो फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है एजिलिटी, एजिलिटी समझ लो, जैसे मैंने पिछले वाले में एरोबिक और एनारोबिक सिखाया था ना, एरोबिक एनारोबिक और कोर स्ट्रेंथ, वैसे इसमें एजिलिटी की बात आती है। एजिलिटी बोलते हैं फुर्ती को, कि आप कितनी जल्दी कोई काम करते हैं, है ना, फुर्तीला, कि स्पीड में काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, फुर्तीला बोलते हैं। एजिलिटी बोलते हैं स्पीड में किसी काम को करने को, कि कोई काम बहुत जल्दी से करना, उसको फुर्ती बोलते हैं। तो एजिलिटी, फुर्ती और ऊंचाई की आवश्यकता। हाइट तो सारे गेम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल के लिए होती है, लेकिन फुटबॉल के लिए भी है इंपॉर्टेंट। ठीक, डिफेंडर, डिफेंडर कौन होते हैं, गोलकीपर के लिए, अच्छा गोलकीपर लिखा हुआ है, तो गोलकीपर के लिए तो हाइट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गोल कोस्ट जो है वो, जो हमारी उसकी ऊंचाई होती है वो 2.44 मीटर होती है टोटल। ठीक है, तो 2.44 मीटर का मतलब हो गया 3 दूनी 6, अप्रॉक्स 6.5 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई होती है। तो अगर प्लेयर ही हमारा 6 फीट का होगा तो हाथ ऐसे उठा भी देगा तब भी ऊपर से बॉल रोक लेगा। अगर प्लेयर हमारा 5 फीट का है गोलकीपर, तो फिर उसको कूद के रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो गोलकीपर के लिए हाइट भी इंपॉर्टेंट है, और एजिलिटी तो है ही, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 7 मीटर, जो गोल कोस्ट होता है। अच्छा हाँ, गोल कोस्ट की मैंने डायमेंशन नहीं बताया था, तो इसकी जो ये, अच्छा यहाँ पे समझ लो, इसकी ये जो गोल कोस्ट की चौड़ाई होती है ये होती है टोटल 7.32 मीटर, 7.32 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। इसको लिख लेना, क्योंकि मैं जो तुम लोगों को नोट्स दूंगा वो एकदम क्लीन दूंगा, तो उसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखा नहीं होगा। तो 2.44 मीटर, तो इसके लिए गोलकीपर के लिए हाइट भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो डिफेंडर होते हैं, जो खड़े हुए हैं, बॉल किसी दूसरी टीम के पास है, डिफेंडर क्या करेगा, डिफेंडर को स्ट्रेंथ भी वैल्यू करती है, स्पीड भी वैल्यू करती है, उसकी एजिलिटी भी वैल्यू करती है। ठीक है, और क्विक डिसीजन भी वैल्यू करता है, कि अगर सामने वाला प्लेयर फुटबॉल को मार रहा है तो वो अपने प्लेयर को पास कर रहा है, तो तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ फुटबॉल इस डायरेक्शन में गई, उस डायरेक्शन में गई। समझ में आई बात? ओके। रनिंग क्या है, छोटे पक्षी खेल, स्मॉल साइड गेम्स, जैसे 5 सिंगल, सीमित स्थान में त्वरित निर्णय लेने और गेंद पर नियंत्रण करने के लिए सुधार करते हैं। ये छोटे छोटे गेम्स हैं जो आपकी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन एंड बेनिफिट, इसका
इफेक्ट जो है वो लाइफ पे क्या पड़ता है, बच्चों पे क्या करता है। तो सबसे बढ़िया उच्च हड्डी और मांसपेशियों की ताकत बनाता है, ठीक है। बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। बोन डेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बचपन से जब हम, अगर बच्चे को कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, मतलब बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज कराने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा है उसको हमने वर्कआउट के लिए जिम भेज दिया है कि जाओ पुशअप्स मार के आओ, तुम्हारी जो है फिजिकल फिटनेस अच्छी हो जाएगी। वो नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमको उसको इतना फिजिकल वर्क कराना होता है कि जैसे शॉर्ट रन्स हो गई, उठक बैठक हो गई, स्क्वाट्स जिसको बोलते हैं, स्क्वाट्स हो गए। तो थोड़े थोड़े काम उसको इसलिए कराने ताकि उसकी जो बोन की डेंसिटी है, ठीक है, वो बढ़े। क्योंकि अगर बचपन में उसकी बोन डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए बचपन में एक वो होती है, टैबलेट होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टोकैल्सियम। ऑस्टोकैल्सियम बच्चों को दी जाती है बचपन में, और ऑस्टोकैल्सियम जो है वो बचपन में ही काम भी करती है कि अगर किसी के बुढ़ापे में हड्डी कमजोर हो गई तो आप बुढ़ापे में उसको ऑस्टोकैल्सियम दे करके उसकी हड्डियां मजबूत नहीं कर सकते। ऑस्टोकैल्सियम बचपन में काम करती है, इसीलिए बचपन में बच्चे को, बचपन में हम ध्यान रखते हैं ना, सारी चीजें बचपन में बोलते हैं कि नहीं बचपन में बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, बचपन में बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, क्योंकि वो आगे पूरी लाइफ का जो बेस है वो वहीं से बनना होता है, ठीक है। तो हड्डियों को वो करता है तो आगे चल करके हड्डियों की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा बचपन में ही जो कैल्शियम एफिशिएंसी हो जाती है, तो बचपन में ही बच्चों को आपने देखा होगा रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है, ऑस्टियोमलेसियोफिटाइलिस, ठीक है। ऑस्टियोमलेसियोफिटाइलिस एक रोग होता है, ठीक है। और ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ऑस्टो, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ऑस्टो का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आता है आपके सामने जिसमें ऑस्टो लगा हो, तो आप इस सबको तुरंत समझ जाइएगा कि ऑस्टो मतलब हड्डी से रिलेटेड है, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे ऑस्टोपोरोसिस हो गया, ये रोग बीमारी हो जाता है, इसमें जो हड्डियां होती हैं वो पोरस हो जाती हैं। पोरस मतलब छेद 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 टाइप के उसमें हो जाते हैं, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पट से टूटती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलेसियोफिटाइलिस होता है, रिकेट्स होता है, ऐसे ऑस्टोकैल्सियम होता है। तो कैल्शियम वो हड्डियों के लिए बचपन की होती है। फिर क्या होता है, उच्च कैलोरी वैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, इम्यून सिस्टम स्टेब्लिश होता है, अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब वर्कआउट कर रहा होता है या गेम खेल रहा होता है तो बच्चा थकता है, बच्चा थकता है तो उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। एरोबिक और एनोरोबिक दोनों तरीके की क्षमताएं उसकी बढ़ती हैं। बचपन से ही टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स का विकास होता है, क्योंकि इसीलिए हम बच्चों को समूह वाले गेम खिलाते हैं। टीम गेम्स हम बच्चों को क्यों खिलाते हैं? इसीलिए खिलाते हैं ताकि उसमें जो है टीम वर्क की जो है वो स्किल डेवलप हो। दबाव में आत्म अनुशासन और एकाग्रता की, अंडर प्रेशर सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस का निर्माण होता है। अंडर प्रेशर काम कैसे करना है, इन मूलभूत कौशलों को सीखने से खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास तो हमें सारे खेलों से करना है। बच्चों में करना क्या है, हम लोगों को खेल भावना का विकास करना है, भविष्य के जागरूक नागरिक बनाना है। बचपन में हमें उसको प्लेयर नहीं बनाना है। बचपन में मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ मेरे 5-7 या प्राइमरी लेवल पे कोई बच्चा है मैं उसको क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर बना दूंगा इन फ्यूचर, नहीं। हमें बचपन में उसके अंदर खेल भावना का निर्माण करना है। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कला शिक्षा में भी आता है कि प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे को कलाकार बनाना? नहीं, बच्चे को कलाकार बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर कला की समझ को विकसित करना हमारा उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खेल शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बच्चे को खिलाड़ी बना देना? नहीं, खिलाड़ी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चे के अंदर खेल भावना का विकास करना, बच्चे के अंदर टीम भावना का विकास करना, बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना। क्योंकि हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, कि एक बच्चा है, दिमाग तो बहुत तेज है उसका, लेकिन बचपन में उसका शरीर कमजोर रह गया, ठीक है। शरीर कमजोर रह जाने की वजह से बड़े होकर के माइंड तो बहुत शार्प है उसका, लेकिन उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि अरे मेरी तो हाइट कम रह गई, मेरा तो बॉडी वेट बहुत कम है, मैं तो बहुत दुबला हूँ, है ना। होशियार बच्चा जिसका ब्रेन बहुत शार्प था, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया अपनी हाइट को लेकर के, अपने वेट को लेकर के, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, है ना। इसी तरीके से आपने वो भी पढ़े होंगे जो किशोरावस्था में दो दो तरीके की वो होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, है ना। तो उसमें लड़कियों को ये हो जाता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, खाना खाना बंद कर देती हैं और पलटियाँ करना शुरू कर देती हैं कि नहीं मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ। तो ये इस तरीके के डिसऑर्डर ना हो बच्चे को, इस तरीके की मतलब थिंकिंग ना है बच्चे के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बचपन से ही उसको लेकर के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया। हाँ, ये मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था ना कि एक एएफसी और एआईएफएफ है। तो जो एएफसी है ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, इसका नाम लिख लीजिएगा। एएफसी का नाम होता है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, मैं बोल रहा हूँ लिख लो ऐसे, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। और एआईएफएफ जो है ये होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक। तो ये हो गई हमारी फुटबॉल खत्म। इससे ज्यादा फुटबॉल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ आएगा, ठीक है।
क्योंकि आने को तो फिर वो कुछ भी पूछ दें, वो तो पूछ सकते हैं बताओ जो लियोनल मेस्सी हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, पूछ तो वो ये भी सकते हैं, वो है तो वो भी फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, लियोनल मेस्सी तो एक हो गए, ठीक है, मतलब ये तो एक लियोनल मेस्सी होगा ना, मेस्सी जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो, ये भी पूछ सकते हैं ना, मीम चलता है कि मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो, रोनाल्डो इज बेटर देन मेसी, ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इस बारे में आपकी क्या राय है। खैर तो इतना नहीं पूछेंगे। तो ये चीज़ खत्म हो गई है फुटबॉल, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो क्लास अभी आ रही है, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं शाम तक दे पाऊंगा। दूसरी चीज़, यूट्यूब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखना तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया जाए। ज्वाइन द कम्युनिटी, बी द टीचर। ठीक है, ओके बच्चों। और हाँ, बाकी अगर तुम लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, आप कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम कहिए, जितना एज मच एज आई कैन, मैं जितनी सॉल्व कर सकता हूँ मैं उतना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं सॉल्व ही कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों।